सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12th के प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको जो है इस पेपर का समष्टि अर्थशास्त्र का जो है कंप्लीट पार्ट का सॉल्यूशन जो है डिटेल में करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप उस वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई या अ, दिल्ली सरकार आपकी प्रैक्टिस के लिए जितने भी सैंपल पेपर को रिलीज़ करती है, उस पे भाई सीधा-सीधा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर जो है वो फँसता ही फँसता है। तो ये जो है दिल्ली सरकार का एक एडुडेल की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर है। कंप्लीट हिंदी में है, आपके लिए इसको ट्रांसलेट करने की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। सीबीएसई वाले का भी हम डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख के कंप्लीट आप जो है सभी सैंपल पेपर, सभी प्रैक्टिस पेपर की जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इश्यू है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जो है रणनीतियों के बारे में बताया गया है। दो लिखी हुई हैं और दो में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि सतत विकास की रणनीतियों को क्या करता है, इंगित करता है। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है जैविक खाद, फिर दूसरे में लिखा हुआ है तापीय ऊर्जा, फिर तीसरे में लिखा हुआ है पवन ऊर्जा, फिर लिखा हुआ है वनों की कटाई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है? देखो जो जो सीधे सीधे हैं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते भाई। ठीक ठीक है, इन दोनों पे तो बचा क्या, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कौन से वाले उसमें है। तो फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है मेरे भाई घ पे, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपको आज का विकास करना है तो भावी पीढ़ी जो आने वाली है, फ्यूचर की जो जनरेशन है, उसके लिए भाई रिसोर्सों को ख़त्म मत कीजिए। उसके लिए रिसोर्स जैसे आपके लिए उपलब्ध हैं, ऐसे ही आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्स जो हैं वो अवेलेबल रहने चाहिए। ठीक है जी? उसके बाद जो है ये दृष्टिहीनों के लिए इसको छोड़ दीजिए। हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वें क्वेश्चन पे कहता है कि औपनिवेशिक शासन के तहत बुनियादी ढांचे, जैसे मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि रेलवे, डाक, तार आदि, इन सब का जो विकास है वो किया गया था। तो क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात गलत है? बिल्कुल किया गया था भाई, ये बात बिल्कुल ओके है। भारत में जो आधारिक संरचना के विकास के पीछे असली उद्देश्य ब्रिटिश हितों को मजबूत करना था। मतलब यही, इसी को ही कहते हैं आधारिक संरचना कह लो, बुनियादी ढांचा कह लो, एक कुछ भी कह लो। तो क्या ये ब्रिटिशों ने भारत के लिए करा था या इनका अपना ही कुछ फ़ायदा था? तो अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें इन्होंने करी थी। तो दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल ओके हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ग। ग जो है वो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ भी 12th में आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए मेरे से? आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, आपको जो है क्या कहते हैं सैंपल पेपर चाहिए, प्रैक्टिस पेपर और चाहिए, या आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है? जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इस पेपर के बाद हम जो है वही स्टार्ट करेंगे फिर अपनी सीरीज़ को, ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम तक अच्छा स्कोर जो है कर पाएँ। अब 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वें क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है और रीजनिंग दे रखी है। ठीक है? तो ये कहता है कि भौतिक पूंजी के प्रभावी उपयोग के लिए मानव पूंजी निर्माण जो है आवश्यक है। तो पहले तो आपको भौतिक पूंजी पता होनी चाहिए और मानव पूंजी पता होनी चाहिए। भौतिक पूंजी हो गई आपकी, मान लीजिए मशीन वगैरह। तो कह रहा है अगर मशीन का आपको इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है तो उसके लिए मानव पूंजी जो मशीन को यूज़ करता है वो जो है वो ज़रूरी है। जब मशीन को अगर इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है तो आपके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स जो है वो होना चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही बात है। मानव पूंजी के निर्माण से लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है, लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या होती है? लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है वो जो है बढ़ती है। तो क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात गलत है? तो ये बात भी बिल्कुल ओके है। दोनों बातें जो है वो बिल्कुल ओके दे रखी हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ बात चल रही थी मशीन की और मानव पूँजी निर्माण की। यहाँ बात चल रही है मानव पूँजी निर्माण और जीवन प्रत्याशा की। दोनों का आपस में कोई इंटरलिंक्ड नहीं है, ठीक है? मतलब रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन दोनों हैं ठीक, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ख हो जाएगा कि भाई दोनों ठीक हैं, ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा। मतलब अगर रीज़न में भी आपको कुछ ऐसा बताया गया होता कि हाँ भाई, मानव पूँजी जो है ये होता है, इससे वो इफ़ेक्टिव तरीके से मशीनों वगैरह को, भौतिक पूँजी को यूज़ कर पाता है, तब कोई बात होती। अब 21वें में कहता है कि भाई डैश की स्थापना जो है 1951 में हुई थी और अब इसे डैश में जो है बदल दिया गया। किसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी और किसको किस में बदल दिया गया? ये यहाँ यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसको अब नीति आयोग में बदल बदल दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीति की फुल फॉर्म जो है ये क्या होती है, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे और ये भी बताएँगे इसको कब जो है हमने कन्वर्ट करा था, कब योजना आयोग जो है नीति आयोग में कब कन्वर्ट हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस डेट को ये कन्वर्ट हुआ था, ठीक है? देखते हैं किस-किस को पता है। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वें क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गैर कृषि गतिविधियां हैं, मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है फिक्स टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर का, ये भाई आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से करके जाइएगा। किसमें इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? मुर्गी पालन, बहु फसल, मधुमक्खी पालन, बागवानी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 देख लीजिए मेरे भाई कहाँ पे लिखा हुआ है? खा पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बहु फसल जो है वो गैर कृषि का वो नहीं है, ठीक है? 23वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 1991 में शुरू किए गए 1991 में शुरू किए गए व्यापार सुधारों के बारे में असत्य है, गलत बताना है। मतलब 1991 में जो हमने एलपीजी की नीतियों को हमने अडॉप्ट किया था, उसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन, रूल, रेगुलेशन थे ट्रेड से रिलेटेड, वो सब हमने हटा दिए थे। ठीक है, तो हमें गलत वाला बताना है। आयात और निर्यात पे मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, ये तो ओके है। प्रशुल्कों में कमी करना, ये भी ओके है। हमें गलत वाला बताना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई। आयात के लिए आ, यहाँ पे हमें बताना है पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1991 में शुरू व्यापार सुधारों के बारे में व्यापार सुधारों के बारे में असत्य है। तो यहाँ पे बेटा व्यापार की बात हो रही है, तो देखो ये आयात निर्यात ये ओके है, प्रशुल्क ये ओके है, ये भी ओके है, ये तीनों व्यापार से रिलेटेड हैं, ठीक है? लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये व्यापार से रिलेटेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। लिखे सब सारे पॉइंट ओके ही लिखे हुए हैं, लेकिन हमें बताना है असत्य वाला जो व्यापार से रिलेटेड नहीं है। तो व्यापार से रिलेटेड जो है वो आपका गा है, इसका व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद कहता है कि 24वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन-सा चीन का एक संतान नीति का प्रभाव नहीं था, जो उन्होंने नहीं था, ठीक है? ये वाला बताना है आपको, नहीं वाला। तो अब यहाँ पे कहता है जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे से। वृद्ध लोगों का बोझ जो है वो वृद्ध लोगों का बोझ जो है वो बढ़ गया, मतलब सीनियर सिटीजन जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा हो गए, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो वृद्ध वृद्ध की बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? चलो और देखते हैं, पहले और देख लेते हैं। चीन में कामकाजी जनसंख्या कम होने से आर्थिक विकास जो है आर्थिक विकास जो है वो रुक गया। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो बन गया। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें अ, अ, यहाँ पे जो है हमें ये बताना है एक संतान नीति का प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल ओके है मेरे भाई, ये भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि जब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, यंगस्टर नहीं आ रहे, तो सीनियर सिटीजन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो
ये इसका करेक्ट आंसर होगा ग, ठीक है? ये वाला इसका जो है होगा कि चीन में कामकाजी जनसंख्या कम होने से चीन में कामकाजी जनसंख्या कम होने से आर्थिक विकास जो है रुक गया, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है, नहीं, आप इसका जो है इसका करेक्ट आंसर लगाएँगे, चीन दुनिया का सबसे अधिक, इसने बोला है कि एक संतान नीति का प्रभाव नहीं था। इसमें हमें वन चाइल्ड पॉलिसी का इफ़ेक्ट जो नहीं है। तो चीन जो है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमने बन गया, ये था नहीं या बन गया लिखा हुआ है। चलो आप इस पे भी करेक्ट आंसर जो है ये लगाइए गा। गा जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है 25वें की बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण का एक कार्य नहीं है, पहचान कीजिए। अपशिष्टों का वो करता है, जीवन को पोषक बनाता है, सौंदर्य संबंधी सेवाएँ जो हैं प्रदान करता है, ठीक है? अपशिष्टों का अपशिष्टों का अपवर्जन, यार एक तो यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, एक तो ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो भाई ये तो बिल्कुल ओके है, जीवन को पोषक तत्व देता है, हवा, पानी वगैरह ये सब चीज़ें। और अपशिष्टों का अप्स मतलब वेस्ट को, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश देखनी पड़ेगी, यहाँ पे इसका वेस्ट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, पर्यावरण करता है, लेकिन अपवर्जन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में ये देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल आप इसका आंसर ये लगाइए। अगर यहाँ पे या तो ऑप्शन की दिक्कत है या अपवर्ज, अगर इसका मतलब है अपशिष्टों को और ज़्यादा करता है, तो ये इसका आंसर जाएगा कि ये तो अपशिष्टों को ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है? ये अपवर्जन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अगर ज़्यादा होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है? पर्यावरण के बेसिकली 3 कार्य होते हैं, वेस्ट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है? रिसोर्स प्रदान कराता है, हवा, पानी ये, और सौंदर्य सेवाएँ जो हैं, ये आपको जीवन के लिए हवा, पानी, पहाड़, बर्फ़ ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये प्रदान करता है, ठीक है? तो अभी इसका आंसर आप लगाइए केवल फर्स्ट, ठीक है? अ, यहाँ पे इसका मतलब हो गया वेस्ट को, इसका मतलब ये होता है 25वें का, ये हो गया वेस्ट को रिसाइकल करना का, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट को रिसाइकलिंग करना, ठीक है? तो वेस्ट को रिसाइकलिंग बिना ह्यूमन के नहीं की जा सकती, वो पर्यावरण खुद नहीं कर सकता। वेस्ट रिसाइकल एक ह्यूमन करता है, ठीक है? जो पर्यावरण खुद क्या करता है? पर्यावरण खुद तो ये दोनों कार्य करता है। तो पर्यावरण का कौन सा कार्य नहीं है? ये वाला, फर्स्ट वाला जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है? ये में आ गया वेस्ट रिसाइकलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 26वां देख लेते हैं। 26वें में कहता है कि एक निर्माण स्थल प्रबंधक दैनिक आधार पर डेली बेसिस पे 2 श्रमिकों को काम पे रखता है, ठीक है? दिए गए कथन में बताई गई स्थिति को पहचानिए और उसको जो है उसका जो है सही विकल्प जो है हमको चुनना है, ठीक है? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका अ, इस पे लिखा हुआ है एक एक निर्माण स्थल, एक निर्माण स्थल का मतलब जहाँ काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे, दैनिक आधार पे, तो ये अनियमित श्रमिक हो गए, ठीक है? काम करेंगे, जाएँगे, दिहाड़ी अपनी ली और चल दिए भाई। तो हमें उस स्थिति को पहचानना है, डेली है, ठीक है? इनको कोई मंथली वगैरह कोई फिक्स बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती है। जो फिक्स बेसिस पे होते हैं वो नियमित वाले होते हैं, जो फिक्स बेसिस पे नहीं होते वो अनियमित वाले होते हैं। जिनका अपना खुद का काम होता है उसको स्वरोजगार कहते हैं। और रोजगार रहित समृद्धि तब होती है जब लोगों को मशीनों से, जब आपकी जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ता। तो इसका करेक्ट आंसर घा है, ठीक है? वर्डिंग का खेल है भाई, सारा के सारा वर्डिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद कहता है कि डैश जो है ना, केरल में क्रियान्वित किया जा रहा है एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ठीक है? तो इसका जो आंसर है भाई, आपको ये तनवा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी आपको प्रोग्राम पता होने चाहिए, ठीक है? एग्जाम में आप सारे जो लेटेस्ट के करंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं
वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो कुटुम्बश्री जो है वो एक गरीबी को दूर करने का प्रोग्राम है जो केरल के अंदर जो है चलाया जाता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उन कारणों को विस्तार से बताइए जिसके कारण औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों का नियमन जो है वो किया गया था। मेरे भाई फिक्स क्वेश्चन है 1956 की औद्योगिक नीति जो है इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है? तो हमें बताना है उन कारणों को विस्तार से जिन औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों का नियमन क्यों किया गया था? क्यों निजी क्षेत्रों को जो है लाया गया 1956 में? ठीक है, क्या-क्या रिस्ट्रिक्श क्या इसके अंदर सरकार ने क्या रूल एंड रेगुलेशन वगैरह लगा दिए थे? तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि पहला लिख देंगे सोशल जस्टिस, ठीक है? समाज के जस्टिस के लिए, ठीक है? और दूसरा लिख देंगे सारी की सारी मतलब निजी क्षेत्रों का सार्वजनिक मतलब कि इस क्वेश्चन में पहले पूछ क्या रहा है आपको ये पता होना चाहिए। 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो भाई कह रहा है क्यों सारा का सारा काम सार्वजनिक निजी क्षेत्रों को क्यों लाया गया? निजी क्षेत्रों का नियमन क्यों किया गया था? मतलब से सारा काम सार्वजनिक ही क्यों नहीं कर रहा? निजी को क्यों लाया गया? ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ठीक है? और एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कि आप इसको कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि सारी की सारी वेल्थ सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही सेंटर पे ना रह जाए कि सार्वजनिक क्षेत्रों के हाथ में ना चली जाए, निजी क्षेत्रों के हाथ में भी आए, ठीक है? उस चीज़ को कहते हैं। तो पहला आप लिखेंगे सोशल जस्टिस, दूसरा लिखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए और तीसरा लिखेंगे प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। क्या लिखेंगे? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसको आप हिंदी में जो है हिंदी में जो है आप इसको लिख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं, ठीक है? प्रिवेंट का मतलब हो गया बचाव, किस चीज़ से बचाव? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब सब सारी की सारी जो संपत्ति है, वो एक हाथों में बंध के ना रह जाए, ठीक है? उस चीज़ को कहते हैं प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये 3 रीज़न आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। उसके बाद ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए उदारीकरण उपायों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का नियमन अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले तो आपको उदारीकरण का मतलब पता होना चाहिए कि हमने जितने भी रूल एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उनको हटाना। अब हमने इसमें अलग-अलग सेक्टर के अंदर पढ़ा है, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, अलग-अलग सेक्टरों के अंदर हमने पढ़ा है, वित्तीय क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र में हमने क्या-क्या चीज़ें करी हैं, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमने जितने भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस वगैरह ये जो 1956 की नीति में सरकार ने 3 तरीके के कैटेगरी बना दी थी उद्योगों के लिए इन सब चीज़ों को हमने जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया था जिसका मन है जो मन है जैसा मन है बिना लाइसेंस के अब अपनी इंडस्ट्री वगैरह जो है ओपन कर सकता है तो आप इसका क्या करेंगे समर्थन करेंगे पूरा औद्योगिक क्षेत्र के रिगार्डिंग हमने जितने भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे सारे बड़े उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए सब हमने जो है ख़त्म कर दिए थे, ठीक है? ये आप यहाँ पे जो है लिख के आएँगे। उसके बाद हम मानते हैं 29वें को। 29वें के में कहता है कि विद्यमान भारत बड़ी खतरनाक लिखी हुई है भाई। पाकिस्तान और चीन में बेटे को प्राथमिकता देने का एक सामान्य घटना जो है मानते हैं। तो कहता है विद्यमान जो हैं विद्यमान भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही देशों में बेटे को जो है प्राथमिकता दी जाती है कि बेटा होना चाहिए वो हमारी जनरेशन को जो है आगे बढ़ाएगा। तो ये लिंग अनुपात के संदर्भ में दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? तो भाई ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है तीनों ही देशों में मेल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है एज़ कंपैरिज़न टू फीमेल और तीनों ही देशों में जो सेक्स रेशो है वो मेल का ज़्यादा है और फीमेल का कम है। ऐसा इसलिए वो होता है क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है कि लड़का जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा इसलिए लोग जो है ज़्यादा प्रेफ़रेंस लड़के को देते हैं। ठीक है? कोई भी 2 स्वतंत्रता संकेतकों को
बताइए बेटा भाई, ये हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। ठीक है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से करके जाएँगे। स्वतंत्रता संकेतक पिछले 2-3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन बन चुका है, रिपीटेड आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आप इसमें लिख देंगे क्या कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम जिसको कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है? और आप लिख देंगे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है? आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इस तरीके से लिख देंगे। तो पॉलिटिकल स्वतंत्रता संकेतक का मतलब क्या होता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे भी लोगों को डिसीजन मेकिंग वगैरह में जो है शामिल कीजिए। लोगों को कितनी स्वतंत्रता है, ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के व्यूज़, आइडिया, सजेशन आप लेते हो कुछ डिसीजन वगैरह लेने से पहले, उस चीज़ को स्वतंत्रता संकेतक कहते हैं। ठीक है? और ये पिछले 2-3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि भाई चीन का तीव्र औद्योगिक वृद्धि का पता 1978 में उसके आर्थिक सुधारों से लगाया जा सकता है जब उसने एलपीजी को अडॉप्ट किया था। ठीक है? तो कहता है दिए गए कथन के संदर्भ में चीन के तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो आर्थिक सुधार की चर्चा कीजिए, ऐसा उसने तो लिख दे, कुछ भी लिख दे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फेमस लिख दीजिए, लैंड रिफॉर्म लिख दीजिए, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म, ठीक है, मतलब भूमि सुधार लिख दीजिए पहला, और एक लिख दीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये लिख दीजिए, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। दो पूछे हैं उसने कोई भी, तो चीन ने क्या क्या रिफॉर्म करे थे वो बता दीजिए इसने। भूमि सुधार और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन उन्होंने करे थे। ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन क्या होते हैं? एफडीआई को प्रमोट करने के लिए कि लोग आपके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद 31वें में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया के अंदर आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी जो दर है, आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। उसमें लोगों की जो भागीदारी है वो शहरों की तुलना में जो है वो अधिक है। क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे जो है भाई लिखा हुआ है दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेनली जो लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मेनली जो लोग होते हैं वो कृषि और गैर कृषि पे जो है गैर कृषि पे जो है निर्भर होते हैं, मतलब या तो कृषि में लगे हुए होंगे या मुर्गी पालन, पशुपालन जो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे उनमें लगे रहते हैं, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। लेकिन वहीं हम अगर शहरों की बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है अपना वही बिजनेस, जॉब वगैरह इन सब चीज़ों में जो है लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसने वर्ड जो है मेरे ख़्याल से गलत इसने जो है यहाँ पे यूज़ करा है। ये गलत इसको यहाँ पे इसको वर्डिंग जो है कुछ और लिखनी चाहिए। तो दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्रों पे जो है ज़्यादा निर्भर रहते हैं एंड एज़ कंपैरिज़न टू शहरी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो अलग औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र अपने खुद के बिज़नेस में जो है बिज़ी रहते हैं। ये इसके अंदर आप जो है लिख के आएँगे। 31वें की बात करें तो कहता है स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके ऊपर भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये क्या करते हैं, इसके बारे में पहले आप अच्छे से पढ़िए। ये रूरल एरिया के अंदर फीमेल्स को जो है ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? तो कहता है दिए गए कथन को वैध स्पष्टीकरण कीजिए कि क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? तो ये बिल्कुल ओके है क्योंकि ये वुमेन को जो है ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे-छोटे लोगों के ग्रुप होते हैं, जो कि रूरल एरिया के अंदर बने होते हैं और आपस में 5-10 बंदे हो गए, ग्रुप बन गया, उसमें वुमेन्स वगैरह जो हैं, अपना आपस में फाइनेंशियली आप जिसको भी नीड होती है, वो इनसे लोन वगैरह लेके अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम जो है, ले सकता है। वुमेन एम्पावर को ये क्या करता है वुमेन एम्पावर को जो है ये इनकरेज करता है। तो बिल्कुल ओके दे रखा है, कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी?
उसके बाद कहता है यहाँ पे आपको 32वें में के दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए। एक चित्र दे रखा है। इसे पारिस्थितिक आपदा बनने से रोकने के लिए किसी एक रणनीति की जो है बताइए। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई बायोडायवर्सिटी में यहाँ पे 2 चीज़ों की बात चल रही है, दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एक तो बायोडायवर्सिटी की बात चल रही है और सॉइल इरोजन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ इस वाले इसमें एक तो सॉइल इरोजन की बात चल रही है, ठीक है? मृदा अपरदन आप इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है? और बायोडायवर्सिटी की बात चल रही है। ये दोनों यहाँ पे आप लिख देंगे। पर्यावरण के 2 घटक बताइए, तो लिख देंगे पर्यावरण के 2 घटक बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है? देख लेना बायोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं और अबायोटिक भौतिक अभौतिक ऐसा कुछ कहते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है? तो ये तो अच्छा ईज़ी है बहुत। उसके बाद हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। ये एक लंबा-चौड़ा यहाँ पे एक आपको SAGY सांसद आदर्श ग्राम योजना। मेरे भाई इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्योंकि पिछले 2 सालों से इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि इसके ऊपर एग्ज़ाम पे जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे, ठीक है? पूरा इसके बारे में योजना के बारे में ये योजना क्या है? ये कब से इसकी शुरुआत हुई? इसे गाँव के अंदर ये होती हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ देख लेते हैं। तो पहले में कहता है कि इसके ऊपर जो एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये तो मेरे भाई फ्री के नंबर जिसको कहते हैं फ्री के नंबर मतलब जिस आप मैं कह रहा हूँ जो ऊपर ये पैराग्राफ लिखा है ना ये वाला यही पूरा उतार के आ जाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे मतलब इसको ये फ्री के नंबर हैं और कुछ नहीं। इस योजना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए तो मतलब फ्री के नंबर जिसको आप कहते हो ना उस चीज़ को ये यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं, ठीक है? तो मेरे भाई इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो गाँव को विकसित करना, ठीक है? यहाँ पे आप इस योजना के यहाँ पे देखो भारत के संसदों को एक गाँव की पहचान करने के लिए विकसित करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 उद्देश्य पढ़िए आप आराम से बहुत ही आराम से आप इसमें जो है 3 उद्देश्य जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना ये देखिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण करना ये हो गया आपका दूसरा ठीक है एंड लोगों के जो हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लिख देंगे और 2 उद्देश्य ये हो गए, ठीक है? और लोगों को राइट वगैरह जो है, लोगों के अधिकार वगैरह, उनको जो है एनहांस करना, कुछ भी। आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे 2-3 तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। तो मेरे भाई ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं। देखो, ये लो, मतलब ये लो उद्देश्य, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लो, ये लिखे हुए उद्देश्य। ऐसी प्रक्रिया को शुरू करना जी ये देखो ये देखो यहाँ ये सारे उद्देश्य लिखे हुए हैं मुख्य एसवाईजी के मुख्य उद्देश्य मतलब और आपको खुद ही आंसर लिखा हुआ है, वो बोल रहा है बताओ वो बताओ उद्देश्य बता। अब यहाँ पे इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लोगे मतलब ऊपर ही आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का तो इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में कुछ नहीं हो सकता जहाँ खुद ही सब कुछ लिखा हुआ है। हरित क्रांति लागू होने के बावजूद अभी भी कह रहा हूँ सीरियस हो जाइए। सपोर्ट मटेरियल से एक क्वेश्चन सीधा सीधा फंसता है सीधा सीधा ये क्वेश्चन ये सपोर्ट मटेरियल में आप जाएंगे ठीक है चैप्टर निकाल लीजिएगा सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पिछले 3 साल से ये क्वेश्चन 2-3 साल से हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला सीधा सीधा देख लीजिएगा क्या लिखना है। स्वतंत्रता के पूरा दोनों के दोनों पार्ट आपको सपोर्ट मटेरियल से सीधा डिट्टो देखने के लिए मिलेंगे डिट्टो कोई भी चेंज नहीं एक भी वर्डिंग नहीं। और वाला देख लेते हैं योजना की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों को औद्योगिक विकास में अग्रिम भूमिका जो है क्यों दी गई थी ऐसा क्या हो गया तो यहाँ पे आपको सरकार का रोल बताना है इस क्वेश्चन के अंदर जब आप उद्योग वाला चैप्टर खोलोगे ना
तो उद्योग वाले चैप्टर के अंदर यहाँ सरकारी क्षेत्र को क्यों इम्पोर्टेंस दी गई थी? तो निवेश की वजह से, ठीक है, तब निजी क्षेत्र जो है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पूँजी का अभाव लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। 2-3 मॉडर्नाइज़ेशन के लिए, दो और मेनली जो पॉपुलेशन है, उसका ही 2-3 चीज़ें हैं इसमें। उद्योग वाला जब आप चैप्टर खोलोगे वहाँ पे एक टॉपिक होगा सरकार की भूमिका, ठीक है? सरकार की भूमिका 2 पॉइंट तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड निजी क्षेत्रों के अंदर मोटिवेशन की कमी थी, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, उनके पास पैसा भी नहीं था, ठीक है? 2-3 कोई भी पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 बता दिए मैंने आपको। भारत की विकास रणनीति में केंद्रीय नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन को समझाइए। तो मेरे भाई 4 उद्देश्य होते हैं। 4 में से फिक्स क्वेश्चन है, 1 उद्देश्य एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है? आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार, समृद्धि, न्याय और आपका एक इक्वालिटी। ये 4-5 वर्ड हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक ना एक 3 नंबर में एग्जाम में आता ही आता है। मतलब ये पूरा का पूरा डिट्टो है, छापना है बस आपको, कोई अलग से आपसे नहीं पूछा गया है। बुक का सीधा-सीधा क्वेश्चन है ये, कोई अलग से आपसे नहीं पूछा गया है। कहीं आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सीधे-सीधे क्वेश्चन ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपका कंप्लीट पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। इसमें आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इश्यू हो, ठीक है? तो आप मेरे से जो है एक बारी मैं ये वाला क्वेश्चन देख लूँ। इसमें 2 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, अब आज इसकी वर्डिंग मेरे को समझ में नहीं आई इसकी वर्डिंग। आपको अगर समझ में आई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिएगा ये क्या कह रहा है इंग्लिश में, ठीक है? क्योंकि कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी की यहाँ पे समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है? बट इसमें आप एक्सप्लेनेशन यही लिखेंगे कि गाँव में जो है लोग कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, शहरों में अपना लोग काम वगैरह करते हैं। लेकिन आर्थिक गतिविधि वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था। और एक आपका जो है ये वाला क्वेश्चन था, एक आपका जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम कल कल कर रहे थे, 8वाँ क्वेश्चन ये वाला। ये इसकी भी मेरे को समझ में नहीं आया कि इसने यहाँ इसको भी एक बारी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं भाई, वो क्या है, सही है या गलत है, ठीक है? तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब नेक्स्ट हमें क्या शुरू करना चाहिए, वन शॉट वीडियो शुरू करें आप या प्रैक्टिस पेपर और इसी तरीके के लाएँ। जो भी आप बोलेंगे वही सीरीज़ जो है वो हम शुरू करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।